अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल दवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है लाहौर पुलिस के एक रिटायर्ड डीएसपी अजीज़ खान का एक तफसीली इंटरव्यू भी शामिल है, जिसमें उन्होंने जो है पैडा और ईएनडी रूल्स के फ़र्क को वाज़ा किया है और ये भी कहा है कि किस तरीके से पुलिस की जो नूरी मखलूक है यानी पीएसपी अफसरान किस तरह से जो है वो पैडा पर जो है वो ईएनडी रूल्स को तरजीह देते हुए उसे हथियार के तौर पर जो है वो रैंकर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत जो है कराची की उस लेडी डॉक्टर नसरीन से कर रहे हैं, जिसके माश का जो है वो इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ और उसका ड्रॉप सीन जो है उनके साथ गन पॉइंट पर गैंग रेप की शक्ल में हुआ। अब इस तमाम तर स्कैंडल से वाकिफ़कार सिटी कोर्ट के एक एहलकार ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये पूरी मालूमात जो है वो शेयर की। उसका कहना ये है कि ये जो लेडी डॉक्टर नसरीन है, इसके साथ ये गैंग रेप का वाक़या जो है बोर्ड बेसन थाने के हदूद में वाक़या एक गेस्ट हाउस के अंदर रूनुमा हुआ था, जिसके बाद जो है वो रोती रुलाती हुई बोर्ड बेसन थाने जाती है इस मामले की एफआईआर के लिए। लेकिन बोर्ड बेसन थाने की पुलिस एहलकार जो है उसको चलता कर देते हैं, यानी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जिसके बाद जो है वो डॉक्टर नसरीन जो है वो सीपीएलसी जाती है और वहाँ अपना दुखड़ा सुनाती है, जिसके बाद जो है सीपीएलसी वाले उसका मेडिकल करवाते हैं और उसके बाद जो है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें दोबारा जो है बोर्ड बेसन थाने रवाना कर देते हैं। इस तरीके से जो है बोर्ड बेसन थाना बाद में जो है डॉक्टर नसरीन को वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले कर देते हैं और उसके बाद जो है 29 मार्च को जो है इस सारे मामले की एफआईआर जो है वो डॉक्टर नसरीन की मुद्दत में बोर्ड बेसन थाने में एफआईआर 21/21 बजुर्म दफ़ा 376/506/34 के तहत जो है दो सगे भाइयों, एक कांस्टेबल खालिद और उनके भाई तारिक के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर के इंदराज के बाद जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन इसकी बाज़ाब्ता जब तहकीकात करती है, तफ्तीश की शुरुआत करती है, तो पुलिस को इब्तिदा में ही थोड़ा सा इसमें मामला गड़बड़ नज़र आता है, इसलिए कि जो मुद्दइया है डॉक्टर नसरीन, उसका ये कहना होता है कि ये दोनों मुल्ज़िमान जो है ये उसके कज़न हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता है कि उसके कज़न करते कहाँ क्या हैं और उनकी रिहाइश कहाँ पर है। जिसके बाद जो है वो टेलीफोन नंबर के ज़रिए जो है वुमेन पुलिस स्टेशन उनको ट्रेस करती है कि वो कहाँ के रहने वाले। पता चलता है कि दोनों सगे भाई जो हैं वो चाकीवाड़े के इलाके में रहते हैं। जिसके बाद जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो पुलिस कांस्टेबल को इस बहाने से डीआईजी ऑफिस में बुलाती है कि भाई आपका प्रमोशन होने वाला है, आप इधर अपना रिकॉर्ड लेके डीआईजी ऑफिस आ जाए। जिसके बाद जो है जब वो डीआईजी ऑफिस पहुंचता है वो कांस्टेबल खालिद, तो उसको वहाँ पर ये कहकर गिरफ्तार कर दिया था कि भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ और तुम्हारे भाई तारिक के ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर है। जिसके बाद जो है वो उसके भाई तारिक को बुलाया जाता है, दोनों भाइयों को, यानी कि 3 अप्रैल को इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। जिसके बाद जो है वो 3 अप्रैल को ड्रामाई तौर पर जो है वही डॉक्टर नसरीन जो है वो एक निकाहनामा लेकर जो है पहुंचती है वुमेन पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये जो तारिक है ये इसका शोहर है, यानी कि तारिक के साथ अपना निकाहनामा जो है वो पुलिस को प्रोड्यूस करती है ताकि उसका तारिक की जो है रिहाई हो जाए। जिस पर जो है जो तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि 2 सगे भाइयों पर आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि दोनों ने गन पॉइंट पर तुम्हें रेप किया है और अब तुम जो है उसके बाद जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं तो तुम अब जो है ये निकाहनामा लेकर आई हो। लेकिन जब जिस वक्त इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनमें से किसी एक ने भी इस बात का इकरार नहीं किया था कि जो मुद्दइया है या जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो उसकी बीवी है। तो पुलिस को इस सारे मामले में जो है गड़बड़ लगी कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, या तो ये एफआईआर जो है झूठी है, ऐसा कोई वाकया ही सिरे से रुनुमा नहीं हुआ। जब इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात पुलिस शुरू करती है और उस गेस्ट हाउस जाती है तो गेस्ट हाउस के अमले के ज़रिए ये पता चलता है कि हाँ फ़लानी तारीख को, जिस तारीख का इसमें जिक्र होता है, ये रूम जो है वो रेंट पर लिया होता है और ये वहाँ पर तीनों
उस कमरे में मौजूद होते हैं, पिज़्ज़े का ऑर्डर होता है, सब कुछ होता है, जिससे ये साबित होता है कि इन तीनों की वहाँ मौजूदगी थी, लेकिन कोई ज़ोर जबर नहीं हुआ, मतलब कि कोई ज़बरदस्ती वहाँ नहीं की गई। अगर जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है वो बरज़ा खुशी हुआ है। अब इसमें तफ्तीशी अफसर का कहना ये है कि इसमें अब डीएनए जो है पुलिस ने करवाया और डीएनए की रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद पता चलेगा कि ये क्या हुआ इसके अंदर। ये तो है कि इसमें ज़्यादती तो हुई है, लेकिन ज़्यादती जो है वो बजबर नहीं हुई, यानी कि गन पॉइंट पर नहीं हुई है, बरज़ा खुशी हुई है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये सब कुछ बरज़ा खुशी हुआ तो उसके बाद डॉक्टर नसरीन को ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। उन्होंने जो है इसमें दोनों सगे भाइयों के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करें। हालांकि ये बात भी अक्ल से बाहर है कि दो सगे भाई जो है एक ही कमरे में जो है एक दूसरे के सामने एक ही खातून के साथ किस तरीके से जो है इज्तिमाई तौर पर ज़्यादती कर सकते हैं या रंगरली मना सकते हैं, ये बात समझ से बालातर है। लेकिन रिकॉर्ड और एफआईआर यही सब कुछ कहता है और यही सब कुछ जो है मुदैया जो है डॉक्टर नसरीन ने अपने बयान में भी कहा था जब इन दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती। लेकिन अब वही लेडी डॉक्टर जो है वो एक निकाहनामा पेश कर रही है और खालिद को जो है, तारिक को जो है वो इसमें बेगुनाह साबित करने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब रेप का केस हुआ है और एक को आप बेगुनाह ज़ाहिर करो तो दूसरे का भी जुर्म तो फिर कैसे साबित होगा, या तो दोनों मुजरिम हैं या दोनों पर बेगुनाह हैं। अब पुलिस इसमें जो है, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ डीएनए का इंतज़ार है। इस सिलसिले में अभी तक पुलिस ने कोई चालान नहीं पेश किया, लेकिन पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इसमें अब इस निकाहनामे की भी जो है वो तहकीकात हो रही है कि निकाहनामा कितना सही है, ये सही भी है या गलत भी, क्योंकि निकाहनामे में भी बहुत सारी जो है वो खामियां हैं। कोई वार्ड नंबर नहीं है, कोई इस पर स्टैंप नहीं है, क्या है इसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, निकाहनामा किसने किया, किसने निकाह पढ़ाया, ये कुछ भी नहीं पता। और ख़ुद जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी इस निकाहनामे के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ये और मामला जो है मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ज़राए का कहना है कि मुमकिन है कि इस सारे मामले में फिर डॉक्टर नसरीन की भी जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ना इससे कबल मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ना ही चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। चंद माह कबल जो है वो एडिशनल आईजी कराची ने 32 पुलिस अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जिन्हें आइंदा एसएचओशिप के लिए नामौजू करार दे दिया गया था, उनके पेची रिकॉर्ड की वजह से कि ये आइंदा एसएचओ नहीं लग सकेंगे, जिसमें 2 खातून पुलिस अफसरान भी शामिल थी। जिसके बाद जो है उन 32 पुलिस अफसरों ने जो है खुद एडिशनल आईजी कराची को अपील कर दी थी कि उनके साथ सरासर ये ज्यादती हुई है, लिहाजा उनकी फरियाद को भी सुना जाए। जिसके बाद जो है एडिशनल आईजी कराची ने उनकी फरियाद सुनने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी थी, जिसकी सरबराही जो है वो एडिशनल आईजी आरिफ हनीफ कर रहे थे, जिसमें डीआईजी नुमान सिद्दीकी, डीआईजी आसिम कायम खानी और डीआईजी जुल्फ़कार लाड़िक शामिल थे। इस कमेटी ने जो है उन तमाम पुलिस अफसरों को बुलाया जिन्होंने कि अपीलें की थी। उनमें से उनका जायज़ा लेने के बाद जो है वो 7 को जो है उसमें अहल करार दे दिया। अब इन 7 पुलिस अफसरों को दोबारा अहल करार दिया है। उनमें जो है वो मुस्तफ़ा कमाल हैं, लियाकत कंदरो है, शेख फ़ेरोज़ हैं, अकमल राय हैं और इस तरीके से नवाज़ बरोई है, मोहम्मद ख़ान बोहर है और सआदत भट्ट के नाम शामिल हैं। इनमें से बहुत सारे जो अफसरान हैं वो मैं अपने प्रोग्राम में गाए बगाए जो है उनके कारनामे जो है अपने व्यूअर के साथ शेयर करता रहा हूँ। जिसमें से इंस्पेक्टर सआदत भट्ट जो है ये अल-फलाह थाने के एसएचओ थे जब कोरंगी टाउन के जो ईमानदार एसएसपी जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने इन्हें और लांडी थाने के एसएचओ जो है गुलजार तोनियों को अपने अपने थानों के हदूद में ऑर्गेनाइज जराइम चलवाने के जुर्म में जो है सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया था, ये जानते हुए कि ये दोनों एसएचओ जो हैं उनके डीआईजी यानी नुमान सिद्दीकी के लाडले हैं।
लेकिन एसएसपी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने जो है इंसाफ का से काम लेते हुए उनका जुर्म साबित होने के बाद जो है उन दोनों को जो है रिवर्ट और सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाद में खुद डीआईजी ने उन दोनों को बहाल करके दूसरे थानों में एसएचओ लगा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उनका नाम भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल कर दिया था कि ये आइंदा एसएचओ नहीं लग सकेंगे। लेकिन आज कमेटी में जब उनके सामने दोबारा पेश हुए तो फिर ज़ाहिर नुमान सिद्दीकी उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने जो है उसे दोबारा क्लियर कर दिया, यानी कि अब दोबारा वो एसएचओ लग सकेंगे। इसी तरीके से जो है नवाज़ बरोही जो है ये सर सैयद टाउन थाने के एसएचओ थे और वहाँ भी इन पर जो है यही करप्शन के भी इल्ज़ामात थे और ऑर्गेनाइज जराइम चलवाने का भी इन पर जुर्म इल्ज़ाम था, जिसके नतीजे में जो है इन्हें वहाँ से तब्दील करने के बाद इसका नाम भी जो है इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि इनकी सिफारिश ज़ाहिर किसी बड़े चैनल से आई होगी, जिसकी वजह से जो है ये सारा जो है ये सिलसिला शुरू किया गया और ये एक टीम कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी के से प्रोसेस को इसको गुजारा गया। एक तरीके से जो है इसमें भी जो है एडिशनल आईजी कराची ने जो है इस कमेटी का कांधा इस्तेमाल करते हुए अपने मतलूबा पुलिस अफसरों को जो है उसमें क्लीन चिट देके जो है उन्हें दोबारा एसएचओशिप के लिए मौजू करार दे दिए ताकि उनको दोबारा जो है एसएचओ लगाया जा सके। लेकिन बाकी जिन पुलिस अफसरों को रिफ्यूज़ किया गया है, दोबारा उन्हें उनकी नाअहली बरकरार रखी गई है, उसमें जो है वो एक इंस्पेक्टर जो है वो नवीद सोमरो है, इस तरीके से नाजिया अफजाल है, लेडी इंस्पेक्टर मोहम्मद अदनान है और शोएब रहमान है, असगर कांगो है, इम्तियाज़ बांडे हैं, आमिर रफ़ीक हैं। इन तमाम को जो है दोबारा न सिर्फ नाअहल करार दिया बल्कि इनकी बहुत तरीके से जो है तबीयत के साथ जो है इनकी सेल्फ़ रेस्पेक्ट को वहाँ पर डैमेज किया गया है और इन्हें एक तरीके से इस कदर इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की कि उन्हें एक तरीके से ये भी सज़ा दी गई कि उन्होंने अपील करने की गलती या जुर्रत क्यों की। यानी कि वो जो अफसरान अपील करने गए थे वो वहाँ से रोते हुए वापस आए कि उन्होंने अपील करके जो वाकई गलती की, वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा रुसवाई हुई और किसी ने भी कुछ नहीं सुना। और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची की मौजूदगी में सब कुछ हुआ और वो भी ये तमाम सूरत हाल देख कर जो है मुस्कुराते रहे। ये सब कुछ जो है इस कमेटी के रूबरू पेश होने वाले एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो है इस चैनल के साथ जो है ये मालूमात जो है वो शेयर की है। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पिछले एक साल के दौरान जो है 155 पुलिस एहलकारों को जो है मामूली से मामूली गलतियों पर जो है डिसमिस करने की सज़ा दी गई है। सिंध पुलिस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जोन में जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है इतने एक साल के पीरियड में इतनी ज़्यादा डिसमिसल की सज़ाएं नहीं दी गई। ये एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट या एक वाहिद जोन है जहां एक साल के अरसे में जो है 155 पुलिस एहलकारों को, जिसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान शामिल हैं, उनको डिसमिस किया गया है। जिसमें ताज़ा तरीन जो है वो सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा है, जिसको भी डिसमिस किया। और इस तरीके से 155 पुलिस एहलकार एक साल के अरसे में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है डिसमिस हुए, जो कि एक रिकॉर्ड तादाद है। इतनी तादाद में पूरी कराची में भी जो है इतनी तादाद में इतने पुलिस अफसरान या एहलकार जो है डिसमिस नहीं हुए हैं, और जिसके लिए जो है वो डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी और उनके पीएसओ शादिल जो है वो हर लिहाज से जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मामूली गलतियों पर भी जो है माफ़ करने के बजाय जो है इन पुलिस अफसरों और एहलकारों को जो है डिसमिस करने से गुरेज नहीं की, जिसमें से बमुश्किल जो है 5 अफसरान बहाल होने में कामयाब हो गए, इसलिए कि वो सब के सब असर रसूख वाले थे। और बाकी जो है 150 के करीब जो है वो इस वक्त तक जो है वो अजियत में हैं और उनकी बहाली की कोई दूर तक कोई आसार उन्हें नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि ना तो उनका एडिशनल आईजी उनको सुनने को तैयार है और ना ही आईजी से खुद उनको सुनने को तैयार है। नाज़रीन, से कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, अगर चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी
भी करे। नाज़रीन, सिंध पुलिस के अंदर जो है कोई 100 के करीब जो है पेट्रोल पंप पुलिस अफसरों के हैं, और 100 पेट्रोल पंपों पर जो है तकरीबन 350 के करीब जो है पुलिस अहलकार जो है गार्ड ड्यूटी वहाँ पर कर रहे हैं, सरकारी असले के साथ और मोबाइलों के साथ। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये गार्ड ड्यूटियाँ किसके हुक्म से लगाई और कौन इन्हें वहाँ पर भेज रहा है। ना कि ये एक बिजनेस पर्पज़ है, यानी कि इन पेट्रोल पंपों के जो मालिकान हैं वो पुलिस अफसरान हैं, पीएसपी अफसरान हैं। उन तमाम की पोस्टिंगें जो है वो सिंध में नहीं है, कोई एफआईए में है और कोई किसी और जगह पर है, कोई मोटरवे में, लेकिन उसके बावजूद वो इन पेट्रोल पंपों को ऑन कर रहे हैं और उस पेट्रोल पंप पर जो है सिंध पुलिस के मुलाजमीन जो है ड्यूटियां कर रहे हैं, जो कि एक हैरत की बात है कि किस तरीके से पावर का मिस यूज़ इस वक्त जो है कराची में हो रहा है, कि अपने प्राइवेट बिजनेस पर भी जो है वो सरकारी अमला जो है ज़ाती मुलाजमों की तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आईजी सिंध इस पर नोटिस लेंगे या कि खुद एडिशनल आईजी कराची। मैं इनसे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, एक और ख़बर मैं शेयर करूँ कि आज इतवार के दिन भी जो है 3 एसएचओज़ की पोस्टिंग हुई है। पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी थी। एक इंस्पेक्टर हारून कोराई को जो है सुपर हाईवे पीआईबी कॉलोनी थाने का एसएचओ लगा दिया गया, हालांकि वो सच्चल थाने से जराइम की वारदातों की रोकथाम में और करप्शन में और सरकारी अराजी पर कब्जा करवाने के जुर्म में पहले भी मुअत्तल हो चुके हैं। उनका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है सिफारिश की वजह से जो है पीआईबी कॉलोनी थाने का एसएचओ जो है वो लगा दिया गया है। इसी तरीके से एक सलीम अवान जो है उन्हें जो है न्यूटाउन थाने का एसएचओ लगा दिया गया, और उसके अलावा जो है गुलजार तोनियो, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो फैसल अब्दुल्ला चाचड़ एसपी कुरंगी के हाथों जो है वो लांडी थाने से ऑर्गेनाइज जराइम चलवाने के जुर्म में जो है सस्पेंड और रिवर्ड हो चुके थे, लेकिन चूँकि वो नोमान सिद्दीकी डीआईजी के मंजूर नज़र थे, लिहाजा उसी वक्त उनको बहाल कर दिया गया। तो अब जो इसकी पोस्टिंग आज जो हुई, ये भी गालिब इम्कान ये है कि नोमान सिद्दीकी ही की सिफारिश पर जो है एडिशनल आईजी कराची ने इन्हें जो है सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन का जो है वो एसएचओ लगा दिया है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं उसी इंटरव्यू की जानिब जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका था कि लाहौर पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी अजीज़ खान क्या कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से जो है वो पुलिस के मुकदमे को इस वक्त दिफा कर रहे हैं। पुलिस रैंकर के साथ जो है ये नूरी मखलूक जो ज़्यादती करते हैं और डिसिप्लिन के नाम पर जो इन्हें डिसमिस किया जा रहा है, उसके बारे में अजीज़ खान क्या कहते हैं, देखिए उनके इंटरव्यू में। अजीज खान साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दवामी शो में। मेहरबानी दवामी साहब, आपसे बात करने का बड़ा इश्तियाक था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात हो भी गई है। इरशाद फरमाएं। आपके पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़ने को मुझे मिले, बहुत सारी मालूमात उसमें थी। अब मुझे मौका मिला कि मैं आपसे बात करूं। ये पुलिस में एक ही फोर्स में जो है 2 पैमाने हैं मुख्तलिफ किस्म के सजा व जजा के लिए। एक पुलिस का रैंकर्स हैं, दूसरा पीएसपी अफसर, जिसको आप खाकी और नूरी के नाम से आप पुकारते रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पेडा का एक कानून था, दूसरा ईएनडी का, इसमें ये फर्क करने की या पेडा के बजाय कहने में ईएनडी रूल्स को अप्लाई करने की नौबत या जरूरत क्यों पेश आई? क्या आया इस डिसिप्लिन को बेहतर करना था या इसके पसेपुश मकासद कुछ और थे? आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को, इसमें हकीकत क्या है? दवामी साहब, ये जो आपने बड़ा सवाल किया है, इसमें बेसिकली जैसे मैं आपको भी पता है और आप प्रोग्राम करते रहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में 2 धड़े बना दिए गए, जिसमें एक पीएसपी क्लास का है जो एएसपी आते हैं और इससे ऊपर जाते हैं, और दूसरा धड़ा जो है वो या जो लोग हैं वो एएसआई डायरेक्ट आते हैं, कुछ कांस्टेबल से आते हैं, और इसी तरह फिर उन्होंने सब इंस्पेक्टर की भी डायरेक्ट भर्तियां की, जिसकी वजह से महकमा पुलिस में बेतहाशा अजीबोगरीब सिलसिला हो गया कि जी कोई पता नहीं है कि किस रैंक की कब प्रमोशन होनी है और कब नहीं होनी। अब पुलिस में जब डिसिप्लिन खत्म होगा, पुलिस में जब लोगों को अपनी प्रमोशन के बारे में ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे कि जो एएसआई आया है उसके ऊपर आपने एएसआई लगा दिया डायरेक्ट,
कोटे के बगैर, और फिर इसी तरह आपने सब इंस्पेक्टर एएसआई के ऊपर डायरेक्ट आप लेके आ गए, फिर सब इंस्पेक्टर पे इंस्पेक्टर डायरेक्ट लेके आ गए। तो जी जब ये सारी भर्तियां शुरू हुई तो डेफिनेटली फिर लोगों में मायूसी फैलती है, पुलिस डिपार्टमेंट में मायूसी फैलती है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए जो अफसरान हैं, उन्होंने जब ये 2002 का पुलिस ऑर्डिनेंस आया था, तो उसके साथ ही पीडा एक्ट जो है वो लागू हुआ था तमाम पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पे, कि उसको पीडा के तहत उन मुलाजमीन को सजाएं दी जाएंगी, और उसमें जो मेजर पेनल्टीज हैं जिसमें डिसमिसल है, उसको कम करने के लिए ये किया गया था कि किसी मुलाजिम के साथ कोई ज्यादती ना हो, तो फिर उसको जो रैंक उसको भर्ती करता था वही रैंक उसको मेजर पेनल्टीज दे सकता था। अब पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी साहबान और ये सब मिलके बैठ गए, इन्होंने कहा जी इस तरह तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि एएसआई या सब इंस्पेक्टर वो डीएजी भर्ती करता है। जी अब उसे डीपीओ जो 18वें स्केल का एक इन्होंने एसपी लगाया होता है, वो उसे कैसे डिसमिस करेगा? तो फिर इन्होंने अपनी विद इन डिपार्टमेंट में एक नया कानून बना दिया, और जो पुराना एक कानून मौजूद था एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1975 का, वो लागू कर दिया गया। अब उसमें ये होता है कि एक एसपी जो 18वें स्केल का है, वो बड़े आराम से एक सब इंस्पेक्टर को डिसमिस कर देता है। अच्छा सब इंस्पेक्टर का 14वां स्केल होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये बड़े आराम से उसको डिसमिस कर देते हैं। अब फिर उसकी अपील जब जाती है डीएजी के पास, तो फिर वो अगर एएसआई या सब इंस्पेक्टर बहाल हो जाता है, तो ये बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब वो बहाल होगा तो क्या आप जिस रैंक ने उसे गलत सजा दी है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं वो यही है कि इन्होंने सिर्फ नूरी कौम ने, नूरी मखलूक ने निचले तबके को, महकूम तबके को सजाएं दे के उनको काबू करने की कोशिश की, जो एक अच्छा तरीका नहीं है इस महकमे में, और इससे मुलाजमीन में इश्तियाल पैदा होता है। नहीं, आप मुझे ये बताया ना, ये बात आपने बड़ी अहम बात अभी आपने बताई कि ये एक एसपी रैंक का बंदा जो है किसी को डिसमिस कर रहा है, उसकी अपील जाती है डीआईजी के पास, वो उसको रीएस्टेट करता है, बहाल कर देता है। ठीक है ना, अब मैटर तो एक ही है, एक मैटर में एक एसपी एक अफसर उसको रिवर्ट डिसमिस कर रहा है, दूसरा उसको बहाल कर रहा है। मतलब एक इसमें कोई एक गलत है एक सही है, या तो बहाल करने वाला गलत है या उसको डिसमिस करने वाला सही है गलत है। तो अब इसमें जाहिर है कि बहाल तो हो गया, वो इसका मतलब है कि जिसने डिसमिस किया वो गलत उसने किया, तो उसके खिलाफ जो है मिस यूज ऑफ पावर का एक्शन कौन लेगा? इस सिलसिले में मैं बहुत सारे अफसरों से मेरी बात हुई, वो कह रहे कि कोई रूल ही नहीं है इसमें, पुलिस रूल्स में आप चले जाएं या कोई पुलिस ऑर्डिनेंस वगैरह जो है उसमें कोई इख्तियार ही नहीं है कि भाई जिसने इसको मिस यूज ऑफ पावर किया उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई कार्रवाई उसमें नहीं है। दवामी साहब, क्या है एक सकम है, ये क्यों नहीं खत्म, मतलब इसको खत्म कौन करेगा, मेरा सवाल सर ये। ये दवामी साहब आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम उसको फौज में देखें तो फौज में अगर कोई अफसर किसी भी मातात को गलत सजा देता है तो वो अगर उसको भी सजा मिलती है उसकी एसीआर में, और उसमें लिखा जाता है कि इसने गलत काम किया, और जी उसकी फर्दर प्रमोशन में वो नहीं होती। तो महकमा पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसमें नूरी मखलूक को पूछने वाला कोई नहीं है। इनको सजा या जजा वफाकी हुकूमत देती है, क्योंकि ये वफाक के अंडर आते हैं, लेकिन ये वफाकी अफसरान जो हुकूमत करते हैं वो पंजाब में सूबाई सूबाई अफसरान हैं। मैं रैंकर्स को रैंकर्स नहीं कहता, मैं उनको सूबाई अफसरान कहता हूँ जो पुलिस में है, ये उन पे हुकूमत करते हैं। अब इनमें जो एसएसपी ने अपनी मर्जी से लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे किसी को सजा दे दी। अब डीएजी ने देखा, अगर डीएजी कोई ऑनेस्ट है और अच्छा है, उसने देखा कि उसने गलत सजा दी है तो वो उसे सजा उसकी सेटिस्फाइड कर देता है, लेकिन वो उस अफसर के खिलाफ कुछ नहीं करता क्योंकि वो उसका बेटी भाई होता है, वो उसी नूरी मखलूक से होता है। तो ये समझा जाता है कि इनको सिर्फ काबू करने के लिए, इन मुलाजमीन को काबू करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में तो इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उनको उस तरह से काबू करना चाहिए, ना कि इनको सजाएं देके। और पिछले दिनों एक मैंने कॉलम भी पढ़ा था जिसमें पता नहीं कितने हजार सजाएं दी गई पंजाब में, लेकिन उसका नतीजा तो कोई भी नहीं निकला। सजा तो कुछ नहीं होता जो ये सजाएं देते हैं,
उनमें मेजर पनिशमेंट भी देते हैं, माइनर भी दे देते हैं, लेकिन उससे नतीजा कोई नहीं होता। हाल वही है जो चल रहा है। होता यह है अपना अजीज साहब कि मेरी बहुत सारी बात अफसरों से बात इसमें होती है कि जो पीएसपी अफसरान जो सजाएं देते हैं, मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये सजा क्यों देते हो, मतलब इसका मकसद क्या होता है, डिसिप्लिन को बेहतर करना है या कुछ और। लेकिन पस पर्दा यही होता है कि उनकी अपनी ख्वाहिशात की तकमील में जब ये रुकावट बनते हैं या उनका कोई कहना नहीं मानते हैं तो वो उन्हें ये पनिश करते हैं। अच्छा, उनका भी ये कहना ये है कि भी हमने पनिश तो उनको कर दिया है, लेकिन क्या होगा, साल 2 साल बाद ये दोबारा बहाल होके आ जाएंगे, ये उन्हें पता है। मतलब ये उनका एक माइंडसेट होता है कि ये जो हम सजा देने जा रहे हैं, ये हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी सजा को। लेकिन चलो इतना तो है कि ये वो पनिशमेंट 2 साल का 3 साल का जो ये एक्सरसाइज करेंगे, क्या नाम है, जो डिसमिसल के बाद जब यहाँ अपील वहाँ अपील, तो ये इसको एज अ एक यही पनिश समझते कि हमने इसको ये सजा दे दी, बाद में ये बहाल होके आ जाएंगे। लेकिन अब यानी कि एक कांस्टेबल को या किसी पुलिस अफसर को जब आप पनिश करते हो तो वो एक बंदा फर्क नहीं होता, उसका पूरा एक खानदान जो है वो सफर कर रहा होता है। उसके बाद आपने उसको बहाल कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो उसका जिम्मेवार है इस सब कुछ का, पीएसपी अफसर जो नूरी मखलूक बकौल आपके, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो कि होनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं इस पर? सर बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, और उसको सेकंड करते हुए मैं कहूंगा कि सजा, अगर ये मातात आपके जो हैं अगर गलत काम करते हैं, तफ्तीश गलत करते हैं, करप्शन करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। पर ये सजा इस तरह की होनी चाहिए कि वो दोबारा इस महकमे में ना आए। उनकी इंक्वायरीज कंप्लीट होनी चाहिए और प्रॉपर इंसाफ करते हुए उनको सजा देनी चाहिए। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सजा नहीं होनी चाहिए। साबका सीसीपीओ शेख उमर साहब जो लाहौर में जिनकी तैनाती थी, जो आए थे और उन्होंने बेतहाशा पुलिस मुलाजमीन को बंद किया जेल में, गलत कामों पे मुबैना तौर पर जो कहा जाता है, लेकिन वो किसी सीएसपी अफसर को हाथ नहीं लगा सके। वो किसी एसएसपी या एसपी रैंक के बंदे को चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। और वही जो ग्रोथ था, एक यहाँ एक माफिया था, उन्होंने उसका तबादला करा दिया। और शेख उमर साहब अब सुना है उन्हें जबरी रिटायर किया जा रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं आपको मिसाल भी दूंगा कि एक सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट जो भर्ती होता है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होता है, उसको उसके रैंक से डिमोट नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो इंस्पेक्टर होता है डायरेक्ट उसके रैंक से उसको डिमोट, उसकी रिवर्शन नहीं हो सकती है। लेकिन ये अफसरान जो हैं ये उसको सजा दे देते हैं, और जब कोई इन्हें उनका क्लर्क या स्टेनो कहता है कि सर आप गलत कर रहे हैं, तो कहते हैं जी मैंने कर दिया है, अब ये आ जाएगा 2 4 5 6 महीने साल बाद वापस आ जाएगा जलीलो खार होके। तो मकसद ये है कि उनको जहनी अजियत और जलीलो खार करना होता है। जो गलत काम करते हैं उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, और जो गलत सजा देता है उसकी भी माफी नहीं होनी चाहिए। असल में ये एक तबकाती निज़ाम है पुलिस के अंदर। दो ग्रुप इस वक्त बन चुके हैं पुलिस में, चाहे वो पंजाब की पुलिस हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो या सिंध की हो, बलूचिस्तान की। दो ग्रुप बन चुके हैं, एक आला और एक अदना, जो दूसरा है मातहत। हालांकि पूरी जो पुलिस फोर्स है ना, उसमें एक रीढ़ की जो हड्डी का दर्जा जो है वो आपके रैंकर्स है। अब मुझे नहीं पता कि कितनी आपकी स्ट्रेंथ है इसको पंजाब की, सिंध की जो है वो 1,40,000 की अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें से जो है 1,37,000 जो है वो रैंकर हैं। बाकी 3,000 मुश्किल 3 या 2,500 जो होंगे ना बशमूल आईजी के, वो आपके पीएसपी अफसरान हैं। तो अब आपका पूरा महकमे का जो बोझ है वो तो आपके रैंकर उठाते हैं। यानी कि एक अगर घड़सवार किसी घोड़े पर सवारी करता है तो भी घोड़े पर इतना टॉर्चर नहीं करता कि घोड़ा उसको पड़ा नीचे गिरा दे उसको। तो ये जो पीएसपी हैं ये भी जाहिर है कि वो रैंकर्स पर एक तरीके से घड़सवारी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको आप जितना ज्यादा चाबक मारोगे, जितना ज्यादा उसको तशवीर करोगे, तो वो आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, गिर जाओगे, ठीक है ना। लेकिन ये अब इस वक्त हमें ऐसा ही कुछ नजर आ रहा होता हुआ। आप क्या कहते हैं इस पर? सर वो आपने जैसे बताया कि 1,40,000 नफरी है वहाँ सिंध की, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 2 लाख पुलिस मुलाजमीन और पूरे पाकिस्तान के कुछ 4.5 पौने 5 लाख पुलिस मुलाजमीन बनते हैं। लेकिन वहाँ आप अब नूरी मखलूक को देखा जाए तो ये मेरे ख्याल उनका 5% भी नहीं बनते हैं। नहीं बनता, सही। तो ये 5% जो है ये आपके 95% लोगों पे हुक्मरानी करते हैं। बेशक हुक्मरानी करें, लेकिन जो कानून है उसके तहत जाए ना। सबसे मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि जो ये पीएसपी क्लास है या ये नूरी मखलूक है,
ये वफाक से आते हैं और वफाक से आके ये जो सूबाई अफसरान हैं उनके कोटे पे 40-60 वाला कोटा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, सही। ये सबसे बड़ी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है कि ये किसी की चलने नहीं देता। इसी तरह जो रैंकर्स हैं वो ग्रेड 18 से 19 में नहीं जा सकते। अब जी। जाके इन्होंने उनको कोई पीएसपी क्लास देनी शुरू की है। ये जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स आए थे 93, 95 और 98 वाले भी डीएसपी हैं। ये जो 93 और 95 वाले डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने भी लड़ झगड़ के इनसे पीएसपी क्लास ली है, जो ये 10-10 साल तक नहीं देते थे। होता ये है कि ये इंतजार करते हैं कि जी रिटायरमेंट उनकी करीब होती है, 18वें स्केल तक जाते जाते उनका 1 साल या 1.5 साल बच जाता है और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो अब तो ये सारे मेरे ख्याल में कुछ 90% जो है वो पीएसपी अफसरान वफाक से पंजाब में, सिंध में, केपी में और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो जब तक ये सारी कशमकश जो है इक्वल नहीं होगा, जब तक ये इनके 40-60 के कोटे पे नहीं होगा, ये सारा इसी तरह चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है दवामी साहब कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। अगर कोई गलती भी कर ले तो ये कहते हैं जी ये तो हमारे शहजादे हैं, ये तो हमारे महकमे के नए जवान हैं। और आप देख लें कि जब 3 साल की सर्विस वाला एएसपी 35 साल की सर्विस पे के इंस्पेक्टर को अपनी उस पे हुक्म मुसल्लत करता है, गलत है, सही है, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। ये असल में मैंने कहा ना, तबकाती निज़ाम इस वक्त पुलिस में बन चुका है कि ग्रेड 17 का एक एएसपी है, ग्रेड 17 का एक डीएसपी है। मेरे नज़दीक मैंने पुलिस को बड़े करीब से देखा है, उस एएसपी के मुकाबले में वो डीएसपी हर लिहाज से जो है फोकियत का हामिल है, तजर्बे के लिहाज से, काम के लिहाज से। यानी कि वो डीएसपी बनने में उन्हें कम से कम 30 साल 25 साल उन्होंने अपनी मेहनत की है उस मुकाम तक पहुंचने में, जबकि ये एएसपी जो है घर से उठकर आया, अभी 2 साल की ट्रेनिंग भी नहीं की और ये एएसपी बन गया। लेकिन अब वही एएसपी और वही डीएसपी अगर अपने किसी सीनियर से मिलने जाते हैं, डीआईजी से, आईजी से, तो वो एएसपी जो है दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एएसपी को, डीएसपी को वहां 4 घंटे बैठना पड़ता है, अपना नाम भिजवाना पड़ता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भी साहब बहादुर की मूड है कि उसको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। ये हालांकि रैंक दोनों का एक ही है। इवन रैंकर अगर कोई एसपी भी जाके आएगा तो वो भी डायरेक्ट नहीं जा सकता है, वो भी नॉक करके अंदर जाएगा। तो ये एक तबकाती और ये फर्क नहीं है। तो क्या ये गोरे और काले का फर्क अभी तक हम नहीं देख रहे हैं पुलिस के महकमे में? आप बताएं इसका। दवामी साहब, जब ट्रेनिंग पे मैं गया था 1982 में, हम लोग ऐसे ही, मेरे कई बैचमेट अब एसपी भी हैं, तो हमें शुरू से यही खौफ दिलाया गया था। इस पे मैंने 1-2 कॉलम भी लिखे थे। और ये जो आपने बात की है कि जी वो डीएजी साहब के से मिलना हो, तो इसी तरह मैंने बड़ा एक कॉलम मेरा था, बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें इसी तरह मैं खड़ा था गर्मी में बाहर 1.5 घंटे से, और एक एएसपी साहब आया, वो दरवाजा खोल के अंदर चले गए और मुझे बाद में बुलाया गया। तो वो दोनों ठंडे कमरे में बैठे थे और मुझे 1 मिनट खड़े खड़े उन्होंने दबके लगा के बाहर निकाल दिया। बात फिर वही आ जाती है कि एक सफेद बालों वाला 40 या 35 साल सर्विस वाला डीएसपी, उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? उसमें खामी क्या है? जब एएसपी साहब आते हैं, मुझे उनसे बिल्कुल नहीं है, उन्होंने भी इम्तिहान दिया हुआ है और ये कानून है मुल्क का, उसे खत्म तो हम नहीं कर सकते। बट जब वो आते हैं तो डीपीओ साहब उनके लिए नई गाड़ी का अरेंज करते हैं। उनके जहां भी उनकी रिहाइश होगी उस पर सरकारी खर्चे से पैसे लगाए जाते हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपया उनको सरकारी खर्चे से देके उनके घर को रेनोवेट किया जाता है। उनकी गाड़ी, उनका पर्सनल खर्च, उनकी बाकी चीजें वो उस पे होता है, जबकि डीएसपी बेचारा वही पुरानी गाड़ी लेके फिर रहा होता है जिसमें एसी भी नहीं होता है। तो ये मुझे नहीं समझ आती। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, ये उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा जब तक सूबाई सर्विस के मुलाजमीन को उनका हकूक और उनको कोटा पूरा नहीं दिया जाएगा। और वफाकी अफसरान का काम ही कोई नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पुलिस जो है वो खालिसतन सूबाई वो हो जाता है, उसका चली जाती है। वो सूबाई है। तो सूबाई जो अफसरान है वो जलील ख्वार हो रहे हैं, और वफाक से जो अफसरान आते हैं वो आके वो अपना काम कर रहे हैं और वही सबके हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये जो खौफ की फजा
ट्रेनिंग से ही पैदा कर दी जाती है कि जी आपने सर उठा के नहीं देखना, आपने हर बात पे यस सर कहना है, गलत है सही है आपने मानना है। तो वो फिर ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो कैसे निकलता है पॉपुलेशन से। और एएसपीज की ट्रेनिंग यही है कि जी आप दरवाजा खोलें और चले जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। असल में दूसरी बात यह है कि पुलिस में यूनियन की बड़ी बाज़ सुनती आ रही, हम रहे थे कभी पंजाब में यूनियन बन रही है, सिंध में भी एक किसी तरह का वाकया हुआ था कि यूनियन बनते बनते रह गई थी। अब यूनियन तो खुद इन पीएसपी अफसरों में है कि हर सूबे का जो आईजी होता है वो पीएसपी एसोसिएशन का चेयरमैन होता है, मतलब चेयरमैन होता है। ये पता नहीं लोगों के इल्म में है या आपके इल्म में भी है कि नहीं, कि आईजी होता है वो पीएसपी एसोसिएशन का चेयरमैन होता है। जितने भी पीएसपी अफसरान वहाँ पर पोस्टेड होते हैं, उनके वेलफेयर का, उनकी पोस्टिंग का, उनकी प्रमोशन का, उनके तमाम तर मामला का जिम्मेवार वो सिटिंग आईजी होता है। तो एक एसोसिएशन तो आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो अगर रैंकर्स कुछ करते हैं तो फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्ट फलाना एक्ट, ये बगावत हो रही है, ये हो रही है, तो उनकी आखिर आह व पुकार कौन सुनेगा। यानी कि एक एएसपी तो आके अपॉइंट हो जाता है तो वो तो अपने हर 3 साल बाद अपना ड्यू प्रमोशन लेके आगे ऊपर चलता है, लेकिन उसी के साथ अगर कोई एएसआई अपॉइंट हो रहा है, तो मैंने सिंध में देखे कि 90 के जो एएसआई अपॉइंट हुए थे वो पिछले 31 सालों में जो है सिर्फ 2 स्टेप प्रमोट हो चुके हैं, यानी एएसआई से इंस्पेक्टर बन चुके हैं। उन्हीं के साथ जो एएसपी आए थे यूटी, वो इस वक्त आईजी बन के रिटायर भी हो चुके हैं, चले गए। अब कि वो बेचारे जो हैं अभी तक क्या नाम है सिर्फ 2 स्टेप प्रमोट हो चुके हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी या ज्यादती नहीं तो क्या है, बताएं मुझे। ये सारी सूरत देख के सर आपके 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 सवाल के मैं 2 इशू करूंगा। जो सलीम सदीकी साहब, ये मेरे एएसपी रहे 1984 में, भावलपुर इनकी पोस्टिंग थी। देन मैं अंडर ट्रेनिंग एएसआई था, और वो सलीम सदीकी साहब शायद एडिशनल आईजी रिटायर हुए हैं, या मुझे नहीं उनके रैंक का पता, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से डीएसपी रिटायर हुआ, और अभी तक मैं अपनी स्नाटी का केस कोर्ट में लड़ रहा हूँ कि मुझे उसका नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, यूनियन की जो आपने बात की है, कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये हुआ था कि तमाम अख्तियारात डीसी साहबान को दे दिए जा रहे थे, और पुलिस को, उनके वैसे तो पुलिस माताहत होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अगर देखा जाए लीगली तौर पे, लेकिन ये किया गया कि जी डीसी साहब जो हैं वो डीपीओ साहब डीसी को जवाबदेह होंगे। शायद आपको इसके बारे में इल्म है या नहीं है। ये 2016 में हुआ था। अच्छा। फिर दोबारा जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसमें दोबारा ट्राई की गई कि जी वहां जिले में इनको चेक करने वाला तो कोई होता नहीं है, ऊपर आरपीओ जो बैठा होता है वो उनका अपना होता है, वो जो स्याह करें सफेद करे डीपीओ, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहां डीसी से, अगर डीसी को इख्तियारात दिए जाएं वो उनको चेक करे, तो इस पे बेतहाशा रोला पड़ गया, और ये लोग इकट्ठे हुए पूरे पंजाब के जो पीएसपी अफसरान हैं, ये आईजी ऑफिस में इकट्ठे हुए। अब उस वक्त मेरी पोस्टिंग कोर्ट मोमिन थी बतौर डीएसपी, तो मेरे डीपीओ साहब थे वो शायद छुट्टी पे थे, तो उन्होंने मुझे भेज दिया, या वो नहीं आना चाह रहे थे। तो इस पे मैंने एक कॉलम भी लिखा था, मैंने बहुत अफसरान को वहां देखा, और वो यही थे कि जी हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह डीसी के मत आते, हमें पूछने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अब जहां चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, और उनके अपने ही ऊपर बैठे हुए हैं जो अपने एएसपीज को अपना बच्चा कहते हैं, ऊपर वो सारे उनकी मिले जुले होते हैं, तो किस तरह ये सारा कुछ ठीक होगा। तो यूनियन इनकी मौजूद है, मुझे भी पता है, यहाँ लाहौर में भी यूनियन है, पूरे पाकिस्तान में यूनियन है, और इनके जो अफसरान, अब उनके नाम में नहीं लेना चाह रहा, सीनियर अफसरान हैं जो उसके प्रेसिडेंट हैं और इनको लुक आफ्टर करते हैं, कहीं भी पीएसपी क्लास को कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारे मिल जाते हैं। इसी तरह आप देख लें, आप तारीख उठा के देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, किसी पीएसपी को सजा नहीं मिली। एक मोहम्मद अली जो थे उनको सजा मिली थी नेकोकारा को, वो उन्होंने रिफ्यूज किया था 2014 के धरने में, उनको डिसमिस किया गया था। इसके अलावा आज तक मेरी नजर से कोई नहीं गुजरा, बहुत कम होंगे, अगर हुआ तो वो आटे में नमक के बराबर होगा कि किसी पीएसपी को सजा दी गई। लेकिन आप रैंकर्स को उठा के देख लें, तो वो, मैं क्योंकि अब सर्विस ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस भी करता हूँ, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का मैं ला रहा हूँ एफएसटी और पीएसटी का, तो बेतहाशा केसेस ऐसे हैं जो पुलिस वाले मेरे पास आते हैं और मैं फ्री करता हूँ कांस्टेबल्स के केसेस, आप हैरान होंगे
कि ये पता नहीं कितनी तादाद है बेचारों के जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और ऐसे ही सजाएं हैं। यानी 1 हफ्ते की गैर हाजिरी पे डिसमिस किया गया है बगैर किसी इंक्वायरी के। ये तो असल में पीएसपी अफसरों का एक कहते हैं ना महबूब मशगला है। वो तो इनकी खुराक है कि 2-4 बंदों को अगर वो डिसमिस ना करे, पनिशमेंट ना करे, तो उनकी तो वो अफसरशाही जो है वो साबित नहीं होती है। और जहां तक इनकी वो डिसमिसल का है, तो जाहिर है कि ये तो ताज बरतानिया के तहत भर्ती हुआ करते थे और ताज बरतानिया ही इनको डिसमिस करने का मजाज थी, बाकी तो किसी में इख्तियार नहीं था। वही रूल जो है वो सिर्फ इन पीएसपी के लिए नहीं, बल्कि जितना ये डीएमजी ग्रुप वगैरह ब्यूरोक्रेट है, किसी को भी आप डिसमिस नहीं कर सकते हो। वो एक दफा अपॉइंट हो गए तो इसी को तो नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही तो यही तो है असल में, कि इनको ये मुलाजिम है, मुलाजिम होने की शक्ल में ये हाकिम है। इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। यानी कि इवन अगर किसी एएसपी को आपने डिसमिस करना है तो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, वहां जाएगा, वहां से होगी, वरना कोई नहीं कर सकता। देखें, पहले कुछ अर्सा पहले तक होता था, ये 2002 से पहले का था कि अगर डीएसपी की फर्दर प्रमोशन है तो होम सेक्रेटरी जो पंजाब होते हैं या किसी भी सूबा का होम सेक्रेटरी है, वो ग्रेड 16 इंस्पेक्टर से 17 में डीएसपी प्रमोट करते थे। अब हुआ ये कि इन्होंने फिर अपना वही काम शुरू किया कि रैंकर्स को किस तरह काबू किया जाए। रैंकर्स और सूबाई अफसरान को काबू करने के लिए इन्होंने सारे इख्तियारात आईजी को दे दिए। बड़ी खामोशी से ये समरियां बनती हैं और अप्रूव भी हो जाती हैं। चीफ मिनिस्टर्स को जाके ये लोग बड़े प्यार से आराम से बताते हैं कि सर ये पुलिस हमारे काबू में नहीं है, ये पुलिस वाले काबू में नहीं है, अगर ये कानून बन जाए तो हम इनको काबू कर लेंगे। अब डीएसपी रैंक को इन्होंने काबू करने के लिए उसकी जो प्रमोशन है वो आईजी साहब को इख्तियारात दे देंगे, जबकि साइन अब भी होम सेक्रेटरी करते हैं। और आईजी की दी हुई सजा के लिए अपील में डीएसपी या एसपी जो है रैंकर है वो होम सेक्रेटरी के पास जाता है अपील लेके, जबकि पीएसपी क्लास का एएसपी या एसपी पहले तो उन्हें सजा मिलती नहीं, और अगर कोई ऐसी बात हो तो वो मुतलका उनका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके जरिए उनको काबू किया जाता है, वहां उनका जो ऑफिस है। तो फिर ये अगर ये एसपी भर्ती करते हैं, एसपी सॉरी प्रमोट करते हैं, तो उनको बड़े आराम से ही रिवर्ट कर देते हैं। एसपी रैंक को बड़े आराम से ये डीएसपी बना देते हैं, डीएसपी से ये इंस्पेक्टर बना सकते हैं, इंस्पेक्टर से ये सब इंस्पेक्टर बना दे और उन्हें वहां जाके खड़ा कर देते हैं जहां वो भर्ती हुए हैं। यानी एक ही जुम्बिश कलम के साथ ये किस्मतों के फैसले करते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हमारी आज की गुफ्तगू का जो खुलासा है, या मुख्तसर से बात मैं ये करूंगा कि ये जो पैडा का जो कानून है उसको लागू करना चाहिए, और ये जो दूसरा जो इन्होंने क्या नाम है ईएनडी का जो रूल्स ये जो अप्लाई कर रहे हैं, ये एज अ हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये रैंकर्स को काबू करने के लिए। ऐसा ही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जो अफसर गलती कर सकता है वही उसको सजा दे, और इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए बाकायदा रेगुलर इंक्वायरी के बाद, और प्रूव हो जाए कि वो शख्स गिल्टी है और उसको जस्टिफाइड किया जाए, बिठा के उसकी इज्जत नफ्स को मजरूर ना किया जाए, उसे बताया जाए कि आपने ये किया है और ये आपकी सजा है, और फिर वो सजा ऊपर तक जानी चाहिए और वो शख्स दोबारा ना आए अगर वो करप्ट है या बुरा है। लेकिन अगर वही गलत सजा देते हैं तो फिर उस अफसर को भी सजा दी जाए जिसने गलत सजा दी है। सेल्फ रेस्पेक्ट को डैमेज नहीं होना चाहिए, और जो है ये इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए। यही मुतालबा हमारा है कि हम इसी प्लेटफार्म है हुकाम बाला तक जो है ये आपकी आवाज़ हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस में जो तबकाती निज़ाम है इसका खात्मा होना ज़रूरी है। जो फोर्स जो है असल मानों में जो है आवाम की खिदमत इस वक्त कर रही है, कोई पीएसपी तो खिदमत नहीं कर रहा है। यही निचला अमला जो है यही डाकुओं को भी फेस करता है, यही जो है दहशतगर्दी में फेस करता है, और यही जो है शहादत हासिल करने में भी जो है सबसे आगे कोई पीएसपी अफसर कभी आपने नहीं सुना होगा कि आई एम सॉरी दवामी साहब, मैं आपको कट करूंगा। अभी जो तहरीक लब्बैक का ये यहाँ इंसिडेंट्स हुए हैं, ये हादसात हुए, मैं तो उन्हें अब देखूंगा कि उसमें 4 जो जवान हमारे 5 शहीद हुए वो कांस्टेबल्स थे, और इसी तरह डीएसपी रैंक के मोस्टली डीएसपी रैंक के अफसरान जख्मी हुए, और उनमें पीएसपी क्लास का कोई एक अफसर भी जख्मी नहीं है। आप खुद देख लें कि इसमें क्या रेशो बनती है कि फील्ड अफसर कौन है और ठंडे कमरों में बैठकर फैसले करने वाले कौन है। अजीज खान साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।